नमस्कार। आज मैं आपसे पर्यावरण के बहुत ही ख़ास टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ। मुझे नहीं मालूम है कि आप किस परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं, लेकिन मैं ये भली-भाँति जानता हूँ कि आज मैं यहाँ पर जो भी डिफ़ाइन करने वाला हूँ, ये आपकी लगभग सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। अगर आप एनटीए, यूजीसी नेट के लिए पढ़ाई करते हैं, अगर आप सीटेट, सुपर टेट या फिर जो स्टेट टेट्स होते हैं, डी++ उनके लिए पढ़ाई करते हैं, या फिर आप कोई एसएससी एग्ज़ाम भी देना चाहते हैं, सभी के लिए ये समान रूप से उपयोगी है। मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि आप वास्तव में ऐसी चीज़ों से बचिए जहाँ पर आपको ये बोला जाता है कि ये चीज़ इस परीक्षा में निश्चित ही पूछी जाएगी, या कई बार पूछा जाता है कि ये इस बार परीक्षा में निश्चित ही पूछा जाएगा। तो मेरा मानना ये है कि सच में ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है कि परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा ही जाएगा या फिर नहीं पूछा जाएगा। सिंपली मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप पढ़ाई करते हैं और आपके सिलेबस में जो कुछ है उसके अनुसार आपको उस तरह की सभी चीज़ें पढ़नी चाहिए। ये आपकी अच्छाई के लिए है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज को गेन करते हैं। तो ये एक नॉर्मल सी बात थी जो मैं आपसे बोलना चाहता था, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एनवायरनमेंट के लिए मैं अब एक नई ऐसी प्लेलिस्ट क्रिएट करने वाला हूँ जो कि आप सभी के लिए निश्चित ही बहुत ज़्यादा उपयोगी होने वाली है। यहाँ पर मैं आपसे जो भी कंटेंट शेयर करूँगा वो इंग्लिश हिंदी मिक्स में रहेगा, लेकिन आप सभी जानते हैं कि मैं हिंदी में ही बात करता हूँ, तो निश्चित ही आप सभी के लिए यह बहुत ज़्यादा लाभदायक होगा। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, और आप या फिर जो टेलीग्राम है वहाँ पर मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, तो वहाँ से आप सभी पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं और समझते हैं कि आज जो एरोसॉल और जो फोटोकेमिकल स्मोग है उसके बारे में क्या क्या ऐसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन्हें हमारी परीक्षा में पूछा जा सकता है। यहाँ पर मैं जो कुछ डिफाइन करूँगा इसमें सब कुछ महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण कहने का मतलब इसलिए क्योंकि इन्हीं से क्वेश्चन क्रिएट करके परीक्षा में पूछा जा सकता है, इसलिए आप इसको अच्छे से समझिएगा और आप इसको एक निश्चित समय के बाद इसे रिवाइज कीजिए ताकि आप इसे याद कर पाएँ। तो आप समझते हैं कि एरोसॉल क्या होता है। तो आपको अच्छे से याद रखना है, ऐसे कण, ऐसे सूक्ष्म कण जिनका साइज 1 माइक्रोन से लेके 10 माइक्रोन तक होता है, उन्हें हम एरोसॉल कहते हैं। सो यू कैन से दैट 1 माइक्रोन टू द 10 माइक्रोन पार्टिकल्स कॉल्ड एरोसॉल। तो ऐसे कण जिनका साइज 1 माइक्रोन से 10 माइक्रोन तक होता है, इन्हें हम एरोसॉल कहते हैं। अब यहाँ पर अगर मैं ट्रिक की बात कर दूं कि ट्रिक कैसे, तो आप अगर देखेंगे जैसे एरोसॉल लिखा है, एरोसॉल में आप ए पर ध्यान रखिएगा और यहाँ पर लास्ट में ये लिखा है OL, इस पर ध्यान रखिएगा, है ना। तो ए मतलब आप जानते हैं कि नंबर 1 पर आता है, और यहाँ पर एक 0 समझें, अगर जो OL लिखा है इसको अगर 1 0 समझें तो 10 लगता है, यानी 1 से लेकर 10 तक के जो पार्टिकल्स हैं माइक्रोन वाले, उन्हें हम एरोसॉल कहते हैं। ये अपना एक तरीका है कि आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं, या फिर आप अपना कोई खुद का टेक्निक भी निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं कि ये कण कहाँ से निकलते हैं। ये कण कारखानों से, ताप विद्युत घरों से और स्वचालित वाहनों से निकलते हैं। और आपको ध्यान रखना है कि ये जो कण होते हैं, ये कण केवल ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से ना निकल के नेचुरल एक्टिविटीज़ की वजह से भी उत्पन्न होते हैं। जैसे कि आंधी के दौरान जो मिट्टी होती है वो यहाँ से वहाँ खिसकना, तो उस दौरान भी कुछ ऐसी क्रियाएं घटित हो सकती हैं जहाँ पर पार्टिकल्स का साइज 1 माइक्रोन टू 10 माइक्रोन हो सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो एरोसॉल होता है इसके लिए केवल मानव जिम्मेदार नहीं है, प्राकृतिक वजह से भी होता है। इसलिए मैंने लिखा है कि ऑल्सो रिलीज फ्रॉम ह्यूमन एंड नेचुरल एक्टिविटीज़, मानव और प्राकृतिक दोनों कारणों से ये निकलते हैं। इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि यह ठोस और तरल दोनों स्टेट में हो सकते हैं। कभी अगर परीक्षा में किसी भी तरीके से पूछा जाए कि इनमें से कौन सा सही है, जैसे ऑप्शन दिए जा सकते हैं कि एरोसॉल के कण केवल ठोस अवस्था में होते हैं या फिर केवल तरल अवस्था में होते हैं, या फिर पूछेगा कि ठोस और तरल दोनों होते हैं। तो वहाँ पर जो भी कोट होंगे तो आप उसके हिसाब से अपना सही उत्तर सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि ये जो एरोसॉल के कण होते हैं ये जलवायु को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरीके से प्रभावित करते हैं। और साथ ही साथ आपको याद रखना है कि जो एरोसॉल के कण होते हैं ये रेडिएशंस को ग्रहण कर लेते हैं, क्योंकि ये कण जब एनवायरनमेंट में बने रहते हैं तो एनवायरनमेंट में बने रहने की वजह से एनवायरनमेंट में जो रेडिएशन होता है उसको ये ग्रहण कर लेते हैं, और जिसकी वजह से वो लंबे समय तक रेडिएशन पर्यावरण में दुष्प्रभाव छोड़ता रहता है।
इसके बाद यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, एरोसोल कण रेडिएशन के परावर्तन को बढ़ाकर एल्बिडो में वृद्धि करते हैं, जिससे ग्लोबल कूलिंग की संभावना होती है। आप इसको फिर से अच्छे से ध्यान से सुनिएगा। जो एरोसोल के कण होते हैं वो रेडिएशन के परावर्तन को बढ़ा देते हैं, जिससे एल्बिडो में वृद्धि होती है या वृद्धि करते हैं। यहाँ पर ध्यान रखना है कि एल्बिडो क्या है, ये जो रेडिएशंस का जो परावर्तन होना है, इसका जो रेशियो है, इसी को एल्बिडो कहते हैं। तो जब एल्बिडो में वृद्धि होती है तो ग्लोबल कूलिंग की संभावना होती है। ये कैसे होता है, थोड़ा इसको समझते हैं। देखिए, अगर जब एल्बिडो लोअर होता है यानी कम मात्रा में होता है, कम मात्रा में एल्बिडो होने का मतलब है कि ज़्यादा रेडिएशन एब्जॉर्ब किया जाता है प्लेनेट के द्वारा। जैसे कि मान लीजिए हमारा ये अर्थ है और यहाँ पे सूर्य है, तो इस सूर्य से आने वाला जो रेडिएशन है, जब ये पृथ्वी के द्वारा लगातार सतत मात्रा में प्राप्त किया जाता है, यानी एल्बिडो लोअर है, तब क्या होता है, पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ता जाता है। लेकिन अगर इसी के अपोजिट हायर एल्बिडो होने का मतलब है जो रेडिएशन है वो ज़्यादा मात्रा में स्पेस में लौट जाता है, यानी पृथ्वी तक नहीं आ पाता है या फिर दूसरे जो ग्रह हैं वहाँ तक नहीं आ पाता है। तब क्या होता है, तब वहाँ पर जो प्लैनेट्स होते हैं वो ठंडे पड़ जाते हैं। फिर से आप यहाँ पर देखिए, ये मान लीजिए अगर पृथ्वी है और यहाँ पर ये अगर आपका सूर्य है, तो अगर यहाँ एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा एरोसोल के कण रहते हैं तो क्या होगा, इससे आने वाला रेडिएशन फिर से लौट जाएगा तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडक भी हो सकती है, जिसकी वजह से ग्लोबल कूलिंग की संभावना रहती है। और हम जानते हैं कि हमें, अगर हम अर्थ की बात करें तो हमें जीने के लिए एक नॉर्मल टेम्परेचर चाहिए होता है। तो इस तरह से आप इन दोनों बातों को ध्यान रखिएगा कि लोअर एल्बिडो होता है तब क्या होता है और जब हायर एल्बिडो होता है तब क्या होता है। परीक्षा की दृष्टि से आपको ध्यान रखना है कि जो ग्लोबल कूलिंग होती है वो उस समय होता है जब रेडिएशन स्पेस में लौट जाता है, या फिर कहा जाए जब एल्बिडो में वृद्धि होती है, या फिर हायर एल्बिडो होता है। तो यही पॉइंट यहाँ पर मैंने बोला था, आप इसे अच्छे से याद रखिएगा। इसके बाद आपके साथ मैं दूसरा टॉपिक लाया हूँ, दैट इज फोटोकेमिकल स्मोक। आपको मेरी राइटिंग कैसी भी लग सकती है, मेरा ये खुद के रिटन नोट्स हैं, बट यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है दैट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। तो समझते हैं कि प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा क्या है। प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा ये आपके फॉग और स्मोक से मिलकर बनता है। और जो ये प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा होता है, इसका जो मुख्य कंपोनेंट होता है वो होता है धरातलीय ओजोन, O3। देखिए, अगर एग्जाम में पूछा जाए कि प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा का मेन कंपोनेंट क्या होता है तो आपको बताना है O3 ओजोन। लेकिन ये धरातलीय ओजोन, अब ये धरातलीय ओजोन क्या है, इसके बारे में मैं आपको बहुत ही खास पॉइंट बताना चाहता हूँ। देखिए, आपने ओजोन का नाम निश्चित ही सुना होगा, ओजोन लेयर का नाम भी सुना होगा। जब ओजोन समताप मंडल में होती है तब यह पृथ्वी पर आने वाली अल्ट्रावायलेट रेस को रोकती है, तब ये तो अच्छा कार्य करती है। लेकिन जब यह ओजोन क्षोभ मंडल में धरातल के समीप होती है तब यह बहुत बड़ा प्रदूषक का कार्य करती है। अब यहाँ पर एक पॉइंट आता है कि क्षोभ मंडल में धरातल के समीप ये ओजोन का निर्माण होता कैसे है। तो आपको मैं बता दूं, हमारे पर्यावरण में ऑक्सीजन तो पहले से होती है, यानी O2 पहले से होती है, और साथ ही साथ आप जानते हैं कि नाइट्रोजन के कुछ ऑक्साइड्स भी होते हैं जो कि फैक्ट्रीज से कई जगह से निकलते हैं, तो ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड हो गए। अब क्या होता है, जब सूर्य की प्रकाश में इस ऑक्सीजन और इस नाइट्रोजन ऑक्साइड की क्रिया होती है तो उस समय क्या होता है, जो नाइट्रोजन का ये N है ये निकल जाता है और ये O जुड़ जाता है ऑक्सीजन से, बना लेता है O3। तो इस तरह से एक प्रक्रिया द्वारा क्षोभ मंडल में धरातल के समीप ओजोन का निर्माण हो जाता है और धरातल के समीप यह ओजोन प्रदूषक का कार्य करती है। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि इस फोटोकेमिकल स्मोग अर्थात प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा का प्रभाव क्या होता है। जब ये हमारे पर्यावरण में बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाता है तो दृश्यता में प्रभाव आता है। आजकल आपने देखा होगा कि लॉकडाउन के दौरान हम बोलते हैं कि, कई बार मजाक में बोलते हैं कि कानपुर से कोई कुतुब मीनार दिखने लगी है ना, या फिर कहीं कहीं पे देखने को मिला है कि जैसे पंजाब में कोई एरिया था वहाँ से माउंटेनियस रेंज दिखने लगी हैं। तो क्यों, क्योंकि इस टाइम पे जो फोटोकेमिकल स्मोग है वो कहीं ना कहीं उसकी इंटेंसिटी कम हो गई है, क्योंकि आजकल पिछले 40-45 दिनों से घरों में बंद है, तो इसकी वजह से इंटेंसिटी कम हो चुकी है उसकी, तो दृश्यता में एक वृद्धि हो गई है, चीज़ों को देखने लगे हैं हम।
तो आप ध्यान रखिए, फोटोकेमिकल स्मोक जब आपके एनवायरनमेंट में ज़्यादा होता है तो उसमें विजिबिलिटी में कमी आती है। इसके बाद पर्यावरण में और सारे हानिकारक प्रभाव भी छोड़ते हैं। और इसके बाद देखिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जब प्रकृति में या फिर एनवायरनमेंट में फोटोकेमिकल स्मोक ज़्यादा मात्रा में हो जाता है, उस समय पृथ्वी पर आने वाले प्राकृतिक सौर विकिरण को घटाता है। यानी सीधी सी बात है, जैसे मान लीजिए ये एनवायरनमेंट है, अगर यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्मोक हो जाएगा तो जो सौर विकिरण होता है पृथ्वी पर जो आता है वो नहीं आ पाएगा, और जब नहीं आ पाएगा तो लोगों को विटामिन डी का उत्पादन करने में समस्या होगी। आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि मोस्टली लोग बोलते हैं कि जो रेडिएशन होता है सूर्य का, वहाँ से विटामिन डी की प्राप्ति होती है। तो आपको ध्यान रखना है कि धूप में जाने से या धूप में बैठने से हमको विटामिन डी नहीं मिलता है। डायरेक्टली सनलाइट से विटामिन डी नहीं मिलता है। होता क्या है, वो जो किरणें होती हैं वो हमारी जो कोशिकाएँ होती हैं जब उस पर पड़ती हैं तो हमारी कोशिकाएँ विटामिन डी को बनाती हैं या उसका उत्पादन करती हैं। तो आप ऐसा ध्यान रखिएगा, सीधा सनलाइट से हमको विटामिन डी नहीं मिलता है। और ध्यान रखिए कि जब यह सौर प्रकाश पृथ्वी पर ढंग से नहीं आ पाता है तो विटामिन डी की उत्पादकता कम हो जाती है, और जिसकी वजह से रिकेट्स जैसी समस्याएं होने लगती हैं। तो आप समझ सकते हैं कि अगर एनवायरनमेंट में ज़्यादा मात्रा में फोटोकेमिकल स्मोक रहेगा तो लोगों को कई सारी स्वास्थ्य समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। इसके बाद यहाँ पर श्वसन संबंधी समस्या है। सीधी सी बात है, जब यह ज़्यादा मात्रा में होगा तो लोगों को श्वसन संबंधी समस्या का सामना करना पड़ता है। कई बार डेथ भी हो जाती है, फेफड़ों में सूजन हो जाती है, हार्ट अटैक की समस्या रहती है, आंखों में जलन होती है, और सांसों की लंबाई में कमी, यानी व्यक्ति ज़्यादा अच्छे से सांस नहीं ले पाते हैं। तो आप इन सभी चीज़ों को बेहतरीन तरीके से याद रखिए। मैंने आज आपके साथ बहुत ही डिटेल्स चीज़ों को डिफ़ाइन किया है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ऐसा आपको आसानी से कहीं पे किसी बुक में लिखा हुआ मिलेगा। तो आपने निश्चित ही इस वीडियो में कुछ नया सीखा होगा, समझा होगा। तो आप मेरे साथ इसी तरह से और भी कुछ खास टॉपिक्स को सीखने के लिए जुड़ रहे हैं। आपसे मैं लगातार कांटेक्ट में रहूँगा, वीडियो अपलोड करता रहूँगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप चाहें तो कमेंट करके अपनी कोई राय बता सकते हैं और कुछ पूछ भी सकते हैं। मिलता हूँ आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो में।